भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न से अभी तक सिर्फ 2 बार दो विदेशियों को पुरस्कृत किया गया है। एक है नेल्सन मंडेला और एक है मदर टेरेसा। एक को 1980 में पुरस्कार मिला, एक को 1990 में। आज मैं जिनकी बात करने जा रहा हूं, मंडेला की बात। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे और 28 साल इन्होंने अपने जीवन का जेल में गुजार दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने देश, अपने समाज और अपने लोगों की रक्षा के लिए, इस मानवता की रक्षा के लिए, काले लोगों के अधिकार के लिए। स्किन के हिसाब से लोगों में डिफरेंसेस किए जाते हैं इस विश्व में। आज हम 21वीं शताब्दी में बैठे हुए हैं। आज हम इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं कि ये जो डेवलपमेंट आज हम देख पा रहे हैं, वो डेवलपमेंट आज से 25 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये दिन भी आएगा और हम आज यहाँ पहुँच चुके होंगे। मैं अपने ही बचपन की बात करता हूँ। हम उस समय फ़ोन तक के लिए उम्मीद नहीं कर सकते थे कि कैसा पल आएगा, सबके जेब में फ़ोन होगा, फ़ोन पर इतने एडवांस कैमरे, इतने एडवांस फीचर्स होंगे और इस तरह के बहुत सारा के प्रयोग। मगर इतने विकसित समाज में भी आज हम लोग रंगों के हिसाब से, स्किन के कलर के हिसाब से लोगों को डिफरेंशिएट करते हैं। गोरे रंग को ज़्यादा महत्व देते हैं और काले रंग के लिए खास तरह की भावना रखते हैं। इसी भावना को दूर करने के लिए नेल्सन मंडेला ने अपना जीवन लगा दिया। मंडेला साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। साउथ अफ्रीका में 3/4 लोग काले थे, स्किन से काले, मगर उनको फिर भी अपने ही देश में, अपने ही लोगों के बीच वो समानता का अधिकार नहीं मिला हुआ था। उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनके साथ एक ऐसा व्यवहार किया जाता था जो अमानवीयता की कैटेगरी से भी ऊपर चला जाता है। अभी ही कुछ ही दिन पहले की बात है, अमेरिका में, मैं नाम नहीं लेता हूं किस सिटी और किस व्यक्ति की बात है, गले पर लगभग 8 मिनट तक पुलिस वाले ने अपना घुटना रखे रहा उस व्यक्ति ऊपर। वो काला व्यक्ति था, उसको जान से मार दिया। आज भी इतने बड़े बड़े संघर्ष होने के बाद भी काले और गोरे में भेद किया जाता है इसी विश्व में, इसी समाज में, जिस समाज में मंडेला जैसों को भारत रत्न और 1993 में नेल्सन मंडेला को विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल प्राइज, वैश्विक शांति के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। फिर भी हम उसी समाज में जीते हैं। मैं आज मंडेला के बारे में जितना कम से कम हो सकेगा बोल के खत्म करता हूं, क्योंकि उनके लिए बोलने आएंगे तो हो सकता है वर्षों बोलते चले जाएं, मंडेला के काम कम नहीं होते। अब वर्षों बोलते चले जाएं, लिखते चले जाएं, हो सकता है कि उनका संघर्ष आप लिखने में कम पड़ जाए। इनके जीवन बहुत ही एक साधारण परिवार में हुआ। पिता एक बहुत ही साधारण काम किया करते थे, माता और परिवार बहुत ही बड़ा था। ये लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। एक समय ऐसा आया जब इनके पिता का देहांत हो गया, मैं इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हुई। अपने पूरे परिवार में अकलौते ये लड़के थे जो कि स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे। पिता की मौत हो गई, मगर परिवार वालों ने डिसाइड किया यह अकलौता हमारे बीच में स्कूल जाने वाला है, पढ़ा लिखा है, इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, इसको पता ही नहीं चलने देंगे पिता के गम, जाने का गम क्या होता है। सब ने सपोर्ट किया, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की, स्कूलिंग कंप्लीट की। उसके बाद इनका नाम नेल्सन भी इनके स्कूल में इनके टीचर नहीं रखा था, पिता ने तो बहुत एक साधारण सा नाम रखा था। आगे साधारण मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, बचकाना नाम, जैसे कि हम कई बार बच्चों के नाम रख देते हैं शरारती, नटखट, उसी तरह का अफ्रीकन लैंग्वेज उन्होंने एक शरारती नाम इनके लिए रख दिया था, जिसको अफ्रीकन लैंग्वेज में, हिंदी में शरारती बोलते हैं। टीचर ने इनका नाम बदल के नेल्सन किया था और फाइनली इन्होंने स्कूलिंग कंप्लीट की। एक ऐसे कॉलेज में गए वो जहाँ सिर्फ और सिर्फ काले लोगों का ही एडमिशन होता था। सिर्फ और स्कूल, कॉलेज कालों के लिए ही था, मगर कॉलेज में उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है और इन्होंने इसका विरोध किया तो इनको कॉलेज से निकाल दिया गया। इन्होंने कहा कि यह गलत है, हम गोरे के कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ सकते, क्यों हमारे लिए अलग, उनके लिए अलग व्यवस्था है, क्यों उनको रिसोर्सेज ज़्यादा मिलते हैं, हमें कम मिलते हैं, क्यों उनके साथ एक बड़प्पन वाला व्यवहार किया जाता है, हमारे साथ नहीं किया जा सकता। मगर ये चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आई और इनको कॉलेज से निकाल दिया गया। मगर ये रुके नहीं, इन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा। इन्हें लोग कहते हैं कि ये आधुनिक समय के गांधी हैं। ये ऐसे गांधी हैं जिन्होंने कभी हथियार नहीं उठाया, अहिंसा के रास्ते पर ही चले, गांधी के मूल्यों पर चले और इन्होंने अहिंसा पर चलते हुए एक ऐसी पार्टी का गठन किया
जिस पार्टी को के संघर्ष को यदि हम पढ़ें तो हम बार बार इमोशनल हो उठेंगे। काले लोगों के लिए संघर्ष चलता रहा, करते रहे, और वो प्रयास लगातार जारी रहा। और एक समय ऐसा आया, सरकार गोरों की बनी, ऐसे पार्टी की सरकार बनी जिसने इनके संघर्ष से डर गया और इन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। 28 साल तक यह एक ही जेल में, एक ही कमरे में बंद रहे। ये अपने आप बीती में बताते हैं, कमरा इतना बड़ा भी नहीं था जिसके अंदर वॉकिंग कर सकें। इतना छोटे कमरे में जी बस एक जगह से दूसरी जगह बेड के ऊपर हिल पाना ही संभव था। इतने कष्टपूर्ण स्थिति में इन्होंने जेल में अपना समय गुजारा। मगर 28 साल के बाद जब ये जेल से बाहर निकले तो इनसे किसी ने पूछा कि आपको क्या शिकायत है, आपको उस पार्टी से कोई शिकायत है क्या, आपका क्या विरोध है? तो उन्होंने कहा था, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी से कोई विरोध नहीं, मेरी तो शिकायत ही मानसिकता से है, मेरी तो शिकायत ही समाज से है, मेरी शिकायत तो हम सब से है, मुझसे है मेरी शिकायत कि हम काले क्यों हैं, हम भी गोरे होते ये दिक्कत ही नहीं होती। उन्होंने बोला कि आप कभी इन लोगों को माफ़ कर पाएंगे? उन्होंने कहा, मैं तो उसी दिन माफ़ कर दिया जिस दिन मैं जेल से बाहर निकल गया था, और मैं उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन मैं जेल में गया था, जिसने मुझे भेजा था, और जिस दिन मैं निकल गया जिन लोगों ने मुझे परेशान किया मैंने उनको माफ़ कर दिया। यदि मैं उनको माफ़ नहीं करता हूँ और उनको यदि मैं माफ़ नहीं करूँगा तो जीवन भर मैं इसी उधेड़ बुन में रह जाऊँगा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, और मैं कभी आगे जीवन में बढ़ नहीं पाऊँगा। और इन्होंने आगे बढ़ते चले गए। आगे जेल से निकलने के बाद इन्होंने वो आंदोलन अपना जारी रखा, मगर उनके देश में तो चीज़ें सुधर गई, वैश्विक स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। मगर हाँ, अमेरिका जैसे व्यवस्था में कई बार काले लोगों ने गद्दी पर बैठ करके यह सिद्ध कर दिया, काले भी उतने ही योग्य हैं, सिर्फ स्किन का कलर अलग है, अंदर तो सब कुछ वैसा ही है। वहाँ के राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका के, और उसके बाद इनका काम, इनके अवार्ड, इनके प्रयोग, इनके इतना केयरिंग एटीट्यूड, इतना डाउन टू अर्थ एटीट्यूड लोगों को बहुत पसंद आया। अब विश्व भर से इनको अलग अलग जगहों पर बुलाया गया, अवार्ड दिया गया। इनके विचारों से लोग प्रभावित हुए, और इनके विचारों के बलबूते पर ही इस प्रथा से थोड़ी सी निजात विश्व को जरूर मिली है, और लगातार मिलती चली जा रही है। लोगों की मानसिकता को बदल पाना रातों रात में संभव नहीं है, मंडेला ये बात खुद कहते हैं। मगर कोशिश बंद कर देना भी तो अपराध है, तो कोशिश बंद मत कीजिए। और जीवन में कोई भी आपने काम ठान लिया हो, जीवन में किसी भी दौर से आप गुजर रहे हो, यदि आपने कुछ ठान लिया है करना है, और उसके लिए आपको जीवन के किसी भी कष्ट से गुजरना पड़ रहा हो, अपनी कोशिश बंद मत कीजिएगा, अपना प्रयास मत रोकिएगा, अपने एफर्ट से पीछे मत हटिएगा, थकिएगा नहीं, और कंप्लेन नहीं कीजिएगा। सुधारना है तो खुद को सुधारिएगा, दुनिया को सुधारने के कोई नहीं मिलने वाला। खुद को बदलेंगे समाज बदलेगा, खुद को बदलेंगे परिवार बदलेगा, और जैसे जैसे एक एक करके एक एक व्यक्ति बदलना शुरू होगा, पूरा विश्व, पूरा समाज बदल जाएगा। नेल्सन मंडेला हमारे समय के हैं, हमारे बीच के हैं, हम सब ने उनके काम देखे हैं, हम सब ने उनके प्रयास देखे हैं, उनके दर्द को हम लोगों ने उनको पढ़ के, उनके वीडियोस देख के, उनके फोटोग्राफ्स देख के हम समझ सकते हैं किस दर्द से, किस कष्ट से गुजरे होंगे ये 28 वर्षों तक, और किस दर्द से गुजरे होंगे अभी तक, जिस तरह से काला और गोरे में भेद किया जाता है। आज भी जब इनको इस तरह की घटनाएं दिखाई देती होंगी, सुनने में आती होंगी, क्या बीतता होगा इनके ऊपर। मैं तो सिर्फ आप लोगों से इतना ही आग्रह करता हूँ, और कुछ नहीं कह सकता मैं, कि सीखिए इन महान हस्तियों से, सीखिए इनके प्रयासों से, इनके संघर्षों से, इनके कष्ट से, और आगे बढ़ते चले जाइए। रुकिएगा नहीं, थकिएगा नहीं, कमज़ोर मत पड़िएगा। आपने अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य रखा हो, वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को बड़ा लगता हो। यदि आपको लगता है वो लक्ष्य बड़ा है, आपको लगता है वो लक्ष्य ज़रूरी है, आपको लगता है ऐसा होना ही चाहिए था, आपको लगता है ऐसा करना ही चाहिए था, तो आप सही हैं, आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप सही प्रयास कर रहे हैं। करते चले जाइए, रुकिएगा नहीं, थकिएगा नहीं। और इसी तरह से प्यार मुझे जिस तरह से आप लोग देते चले जा रहे हैं, मेरे वीडियोस को देते रहिएगा। मिलता हूं बहुत ही जल्दी, नए वीडियो, नए एनर्जी, नए कंटेंट। तरह आज का सेशन भी कहानी के साथ। एक बार एक गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे विश्व भर से पढ़ने के लिए आते थे। अलग अलग देशों में उसके अलग मान्यताएं थीं। लोग उसके लिए एक सम्मान की भावना रखते थे उस गुरुकुल के लिए।
मगर उस गुरुकुल के कुछ नियम थे। उस नियम के तहत एक पूरी परीक्षा जब समाप्त हो जाती थी, जब गुरु को लगता था मेरे बच्चे अब परफेक्ट होने की कगार पे हैं, तो अंतिम पड़ाव में वो एक रेसिंग करवाते थे। ऐसी रेसिंग जिसका परिणाम किसी के सोच के बाहर थे। उसमें अलग अलग बाधाएं होती थीं। उस बाधाओं को क्रॉस करके जो उनके पास पहुंच जाता था वो उनका परफेक्ट स्टूडेंट मान लिया जाता था। रेसिंग शुरू हुई। रेसिंग में 4 पड़ाव थे। सबसे पहले था रेत, फिर था पानी, फिर था कीचड़ और उसके बाद एक गुफा जिसमें बहुत ज्यादा अंधेरा था और उसके अंदर कंकड़ भी थे। रेसिंग की जो कंडीशंस थी उसमें आपको लेग में कुछ नहीं पहनना है, मतलब खाली पांव आपको दौड़ना है। सारे बच्चों ने दौड़ना शुरू किया जैसा उनके गुरु ने कहा था उसके हिसाब से। दौड़ते दौड़ते रेत को क्रॉस किया। लगभग एक साथ सभी ने रेत क्रॉस किया। पानी भी लगभग एक साथ सभी ने क्रॉस किया। सभी बहुत जल्दी जल्दी तैर गए। कीचड़ के समय आते आते थोड़ा सा उनकी स्पीड स्लो हुई, मगर लगभग सभी ने एक साथ गुफा में प्रवेश किया और दौड़ना शुरू किया। अंदर बहुत कंकड़ थे, अंदर बहुत चुभ रहा था उन लोगों को। कईयों के पांव से तो खून भी निकल आया, मगर उन्होंने गुरु की आज्ञा मानते हुए दौड़ते चले गए और रेस पूरी की। सबसे पहले जो स्टूडेंट निकला उससे गुरुजी ने उनको बड़ा खुश हुए, आशीर्वाद दिया। धीरे 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 करके सारे निकलने शुरू हो गए, मगर उन्होंने नोटिस किया एक स्टूडेंट अभी भी निकल के नहीं आया है। काफी लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वो जब स्टूडेंट बाहर निकल के आया तो गुरुजी ने पूछा, बेटा आपको इतना समय क्यों लगा, कहाँ आपको प्रॉब्लम हुई, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे? उसने कहा, जी गुरुजी, समस्या कहीं नहीं हुई गुरुजी, बस मैंने एक कोशिश की कि मेरी आने वाली पीढ़ियां, मेरी आने वाले जनरेशंस, आने वाले स्टूडेंट्स जिनको ये दौड़नी पड़े उनके लिए कुछ मैं मदद करके जाऊं। कैसी मदद? जो कंकड़ वहां पर मुझे चुभ रहे थे, जहां जहां जितना हो सका उन कंकड़्स को उठाकर मैंने अपने जेब में रख लिया कि आने वाले लोगों को वो ना चुभें। तुमने कहा, क्या मैं उन कंकर्स को देख सकता हूं जो कंकर तुम उठा के लाए हो? उसने कहा, जी गुरुजी, मैं अभी दिखाता हूं ना। जेब से निकाल कर दिखाया तो कंकर नहीं थे, वो हीरे थे। गुरु ने बताया कि उस गुफा के अंदर, उस अंधेरी गुफा के अंदर मैंने ही हीरे फेंके थे, नोकीले हीरे, कि आप लोगों के पांव में चुभे। और जो तुमने उसका समाधान निकाला, तुमने उन हीरो को चुन कर लाए और तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हुए, तुमने यह रेस जीता है। ये कहानी बहुत कुछ बोल जाती है, बहुत कुछ बोल जाती है मुझे और आप सभी, हम सभी को। हम जिस तरह से आज रिसोर्सेस का जमकर दोहन कर रहे हैं, मतलब खूब यूज कर रहे हैं, आने वाले लोगों की चिंता तक नहीं कर रहे, न चिंता करने की हमें लग रहा है कि जरूरत है। हमने एनवायरमेंट की ऐसी की तैसी करके रख रखी है। प्रकृति हमसे जवाब मांग रही है। आज आप इस कोरोना के समय में हैं तो आपको फ्रेश एयर मिल रहा है, मगर प्रकृति ने यह भी आपको एक तरह का मैसेज दिया है कि मेरे साथ यदि खिलवाड़ करोगे तो इससे ज्यादा बुरा तुम्हें झेलने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। हम लोगों ने खूब पॉल्यूशन किया, हम लोगों ने नदियां गंदी की, हम लोगों ने अपने खुशी के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने सहूलियत के लिए, अपने लग्जरी के लिए एनवायरमेंट का बहुत बुरा हाल कर दिया। प्रकृति आज इतने बुरे हालत में है। यदि भारत को मैं 2 भागों में बांटूं, नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ इंडिया पूरी तरह से पॉल्यूशन से इतनी बुरी तरह से परेशान थी पिछले लगभग 1 महीने पहले तक, और दिवाली के आसपास, अक्टूबर के आसपास तो यह हालत हो जाता है कि सांस तक नहीं लिया जा पाता। हम करते क्या हैं? हमारी एक बेसिक हैबिट क्या होती है? आगे बढ़ते चले जाओ, जो पीछे वाला आएगा अपनी को खुद चिंता करेगा। हम सभी जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत तेजी से बर्फ पिघल रहा है। एक ऐसा समय आएगा जब बर्फ पिघल कर समुद्र में मिल जाएगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा और सारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। मुझे भी पता है और आपको भी पता है, मगर कितने लोग चिंतित हैं उसको लेकर के? कितने लोगों को उसकी चिंता है? नदियां गंदी हो गई हैं, कितनों को चिंता है उसकी? जो आएंगे आगे वाली पीढ़ी, हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, हमें जिंदगी जीनी कितनी और है? 25 साल, 30 साल और, उतने भर है सब कुछ। आने वाले देखेंगे, आने वाले समझेंगे, हमारा क्या जाता है। पीछे हम कुछ भी करके चले आते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अरे छोड़ो, किसने देखा? जो करे, जो देखेगा वो करेगा। इस अप्रोच को हमें छोड़ देना चाहिए। यह अप्रोच हमें नुकसान पहुंचाएगा, यह अप्रोच हमें बर्बाद कर देगा।
और हमें बर्बाद कर भी रहा है। प्रकृति अपना हिसाब ले लेती है, प्रकृति से कुछ भी नहीं छुपाओ, प्रकृति बोल लीजिए, ईश्वर बोल लीजिए, बात सब बराबर है। आपको मैं एक छोटी सी घटना, एक सच्ची घटना है, बता के अपना वीडियो खत्म करता हूं। एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 बंदे काम करते थे, 2 व्यक्ति काम करते थे। अपनी ऑर्गेनाइजेशन की छुट्टी हुई, कंपनी बंद होने का समय हुआ, उन्होंने अपने ऑफिस से निकले और अपनी गाड़ी की तरफ, पार्किंग की तरफ बढ़े और गाड़ी की तरफ बढ़े तो उसमें से एक को याद आया, अरे मित्र, मैं अपने फ्लोर की लाइट बंद करना भूल गया। जनरली मैं ऐसा करता नहीं हूं, पता नहीं आज कैसे मिस हो गया बंद करना, क्योंकि सबसे लास्ट मैं निकला हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सारी लाइट और एसी बंद करके चलूं। उसने कहा, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, जो आएगा सफाई वाला कर देगा, जलता भी रहेगा तो हमारा क्या। उसने कहा नहीं, उसने कहा यार 12th फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, कि कौन जाएगा ऊपर, चलो ना निकलते हैं अपने घर, ऐसे ही इतना शाम हो गई है। उसने कहा तुम चलो, मैं लाइट बंद करके आता हूं। उसने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो नहीं जाऊंगा। वो गया वापस, सारी लाइट्स बंद की, एसी बंद किया और वापस अपने घर चला गया। कुछ दिनों के बाद कंपनी को एक प्रोजेक्ट पे बहुत बड़ा लॉस हुआ, इतना बड़ा लॉस कि कंपनी को अपने सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकालने की नौबत आ गई। इस स्थिति में भी उस आदमी का जो लाइट बंद करने आया था, उसको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, और ज्यादा पावर दिए गए और उसको प्रमोशन किया गया, इतने बुरे हालत में जब ले आउट हो रहा था ऑफ कंपनी का। और जिस व्यक्ति ने कहा था छोड़ो ना, कौन देखता है क्या होता है, उसको अपनी नौकरी गंवानी पड़ गई। किसी ने नहीं देखा था उसको लाइट बंद करते हुए, मगर आप यकीन मानिए ऊपर वाला देख रहा होता है, वो प्रकृति देख रही होती है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको देख रहा होता है, आप जो कर रहे होते हैं। कुछ भी करिए, ऐसा कीजिए कि आपको कल को अगर जवाब देना पड़ जाए तो आपका सर नीचे ना हो जाए। प्रकृति जवाब मांगती है, नेचर जवाब मांगता है। आने वाले पीढ़ियों के लिए, सभी के लिए एक अच्छा देश, अच्छा भविष्य बना के रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। चलिए एक हम प्रण लेते हैं, हम ऐसा करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका दिन शुभ हो। एक बच्चा जिसकी उम्र बहुत ही छोटी थी मगर उसने ख्वाब बहुत बड़े बड़े देखे थे, छोटे से गांव में पला बढ़ा, अपने पिता के साथ खेतों में जाया करता था, किसानी करते थे, उसके पिता किसान थे, मगर इसके ख्वाब बहुत बड़े थे। इसने ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से किया, उसके बाद वो 21 साल की उम्र होगी तकरीबन इनकी, और इन्होंने केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन कर लिया था। इन्होंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की, चाहा गवर्नमेंट जॉब ले लूं, और इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल भी गई, सेफ सिक्योर जॉब, पर मंथ फिक्स सैलरी आने वाली नौकरी, कोई टेंशन नहीं। मगर जिसके ख्वाब बड़े होते हैं वो रिस्क लेने से नहीं पीछे हटता, जिसके ख्वाब बड़े होते हैं वो और बड़ा करना चाहता है, वो सेफ जिंदगी जीने वाला नहीं होता। इनकी स्थिति भी वैसी ही थी। इनकी शादी हुई, इनकी बेटी हुई। एक बार एक दुकान गए जहां से इनको डिटर्जेंट पाउडर लेना था, एक फेमस डिटर्जेंट पाउडर जिसकी कीमत बहुत बढ़ गई थी। पिछले कुछ वर्षों में ही, कुछ दिनों में ही इन्होंने महसूस किया था इसके प्राइस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा क्या है इस डिटर्जेंट में कि ये लगातार अपने प्राइस बढ़ाता चला जा रहा है, क्वालिटी सेम है और ऐसा कुछ खास कर नहीं रहा कि इतनी कीमत चार्ज कर रहा है। इनको लगा क्यों ना मैं केमिस्ट्री का जानने वाला हूं, क्यों ना मैं भी डिटर्जेंट पाउडर बनाऊं, मैं भी घर में डिटर्जेंट पाउडर ट्राई करता हूं, मैं हो ना हो इस तरह का पाउडर और इससे अच्छी क्वालिटी का पाउडर बना पाऊंगा, वो भी बहुत कम कीमत पे। एक छोटा सा लोन उठाते हैं, घर में ही शुरू कर देते हैं डिटर्जेंट पाउडर बनाना। होना क्या था, कुछ महीनों, कुछ वर्षों की मेहनत, एक रात ऐसा आया जब इन्होंने डिटर्जेंट पाउडर बना दिया इन्होंने डिटर्जेंट पाउडर, वो भी बहुत ही कम कीमत पे, उस डिटर्जेंट पाउडर के कंपटीशन में जो कि बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा था और जिसकी क्वालिटी इनके डिटर्जेंट पाउडर के तुलना में कंपैरेटिवली डाउन थी। इन्होंने सोचा अब हो गया है तहलका, ले चलता हूं इसको रिटेल करने के लिए। दुकानों में गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिले,
सब ने पहली नज़र में इनको रिजेक्ट कर दिया। बोला हम होम मेड डिटर्जेंट्स नहीं सेल करते, होम मेड डिटर्जेंट्स की डिमांड नहीं है घरों में। बस मगर जिसके ख्वाब बड़े होते हैं, जिसके दिल से जवाब आ रहा होता है, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानता। इन्होंने ठान लिया दिन भर जॉब करूंगा, शाम को अपने डिटर्जेंट खुद बेचूंगा। केमिस्ट्री ग्रेजुएट, इतना पढ़ा लिखा सरकारी जॉब करने वाला एक व्यक्ति इस तरह के ख्वाब रखे हुए था। हुआ क्या, दिन भर नौकरी करते, शाम को आते, साइकिल उठाते, डिटर्जेंट पाउडर उसमें भरते और डोर टू डोर डिलीवरी करनी शुरू कर दी। लोगों के घर जाते, बात करते, पूछते आपको डिटर्जेंट पाउडर चाहिए क्या, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट है। कई लोग मजाक उड़ाते, कई लोग उनके डिग्रियों के मजाक उड़ाते, कहते तुम इतने पढ़े लिखे हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो और इस तरह के काम कर रहे हो, डोर डोर डिलीवरी देते हो, डायरेक्ट सेल करते हो। बहुत मजाक उड़ाया, बहुत अपमानित होना पड़ा उन्हें। कई घरों में तो उनको घुसने भी नहीं दिया जाता था। मगर उन्होंने एक प्रॉमिस किया, जो भी उनके साथ जुड़ रहे थे, ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर क्वालिटी पसंद ना आए, आपको प्रोडक्ट से कोई कंप्लेन हो, पूरा का पूरा पैसा वापस कर दूंगा। होना क्या था, लोगों ने लेना शुरू किया, रिपीट डिमांड आने लगी। धीरे धीरे इनका काम जमने लगा। इन्होंने सोचा जॉब छोड़ देता हूं और इसी काम को बड़े पैमाने पर करना शुरू करता हूं। ऑफिसेज, फैक्ट्री, वर्कशॉप से स्टार्ट करना शुरू करता हूं। लोगों से बात पूछी, लोगों ने कहा पागल हो गए हो क्या। जब आपके ड्रीम बड़े होते हैं तो लोग इसी तरह से बोलते हैं। इनको भी कुछ समझ नहीं आया। एक दिन अपनी बेटी के साथ रोड पर गए हुए थे, एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ जिसमें इनकी बेटी का देहांत हो गया। बेटी बहुत छोटी थी, बेटी से इन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत प्यार करते थे उसे। उसकी याद में, उसके गम में इतना दुखी हुए, इतना परेशान हुए कि इनसे जॉब किया नहीं गया। इन्होंने जॉब तो छोड़ ही दिया। इन्होंने सोचा अब इस बेटी को भी कुछ जवाब देना होगा, इस बेटी की याद में कुछ करना होगा। उनकी बेटी का जो निक नेम था, इन्होंने सोचा अपने डिटर्जेंट का नाम वही रखूंगा। जॉब छोड़ दी, वर्कशॉप स्टार्ट किया, फैक्ट्री स्टार्ट की और प्रोडक्शन स्टार्ट किया। 30 साल के अंदर में $1 बिलियन की कंपनी बन के खड़ी हो गई। इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा कंपटीशन, इतने सारे लोग इससे जुड़े। इसके कंपनी का नाम बताता हूं, नाम है निरमा। एक से बढ़कर एक खतरनाक काम, एक से बढ़कर एक अनोखे काम इस पृथ्वी पर हुए हैं। और जो लोग हार मान गए हैं, जो लोग हार गए हैं, वो लोग कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। जिन्होंने थोड़ा बहुत पा करके संतुष्टि पा ली है, थोड़ा बहुत पा करके यह मान लिया है कि बस यही काफ़ी है मेरे लिए, मुझे इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, मैं इससे ज़्यादा कमाने के लिए बना नहीं हूँ, वो आदमी जीवन में कभी कुछ ना कर पाया है, ना कुछ कर पाएगा। ख्वाब बड़े रखिए, ख्वाब बड़े देखिए। जीवन में समस्याएं किसको नहीं आती हैं, जीवन में समस्याएं किसे नहीं आ रही हैं। सबके जीवन में समस्याएं होती हैं, सबके जीवन में प्रॉब्लम्स होती हैं। मगर मैं ये बात नहीं मान सकता आपके जीवन में आपका कोई ख्वाब नहीं होगा। होगा तो जरूर, भले ही आपने उसको दबा दिया हो किसी भी वजह से, पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से, समाज की वजह से, खुद के आपके ब्रेन ने आपको बार बार बोला हो तुझसे नहीं हो पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, या बोल बोल के हो सकता है आपने अपने ड्रीम्स को दबा दिया हो। याद कीजिए आपके क्या ड्रीम है, लग जाइए उसको पा लेने के लिए। बस इसी व्यक्ति की तरह, कुछ मुश्किल नहीं है कर लेना। निरमा की केस स्टडी आप ढूंढेंगे तो एक से बढ़कर एक खतरनाक केस स्टडी मिलेगी आपको। क्या था इनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कैसे करते थे सप्लाई चेन, कैसे रखते थे कॉस्ट को कंट्रोल, क्यों नहीं बढ़ने देते थे रेट, क्वालिटी भी एक जैसी क्वालिटी उन्होंने वर्षों तक दी। बाद में इन्होंने प्रीमियम प्रोडक्ट भी लॉन्च किए अपने। मगर क्या था इनका स्ट्रेटजी, क्यों था इंडियन ब्रांड इतना ज़्यादा पावरफुल, एक ऐसा इंडियन ब्रांड जो कि इंटरनेशनल ब्रांड को कंपीट करने की हिम्मत रखता था। धीरे धीरे इन्होंने अपने सेगमेंट डाउन किया है, वो तो आता अलग है। आप कहेंगे कि निरमा आज के ज़माने में एक लोअर सेगमेंट ब्रांड हो गया, मगर इनका भी निरमा एडवांस वगैरह और भी कई बड़े बड़े ब्रांड्स आए हैं जो अपर सेगमेंट को कंपीट करते हैं। मगर मेरा सिर्फ इतना ही नहीं बोलना चाह रहा, मैं तो बोलना चाह रहा हूँ यदि आपने ख्वाब बड़े रखे हैं तो बड़ा कर पाएंगे।
ख्वाब बड़े रखे हैं तो बड़ा हो जाएगा, और यदि लगे हुए हैं तो रुकिएगा मत, घबराइएगा मत, लोगों के बोलने पर इतना सोचिएगा मत, क्योंकि लोग तो उन्हीं का मजाक उड़ाते हैं जिस तरह का वो बन नहीं पाते। जिस तरह का बनना तो चाहते हैं मगर उनको परिस्थितियां बनने नहीं देती, तो दूसरे का मजाक उड़ा करके अपने लिए एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं कि मैं नहीं कर पाया, ये कर पा रहा है, इसी का मजाक उड़ा लेते हैं। कुछ संतुष्टि मिल जाएगी मुझे जीवन में। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। आपका दिन शुभ हो। एक लड़का जो कि कनाडा में जिसका जन्म हुआ था, बड़ी स्ट्रगलिंग जिंदगी थी। पिता एक अकाउंटेंट का काम करते थे, माँ बीमार रहती थी, इस वजह से बच्चे को घर पर समय देना पड़ता था। छोटा था वो, दिन भर स्कूल जाता, बाकी समय घर को देता था। पिता की इच्छा थी कि वो म्यूजिशियन बने, गाना गाएं, गाना कंपोज करें, मगर वो घर और घर की हालत देखते हुए रिस्क लेने को रेडी नहीं थे। वो चाह रहे थे कुछ ऐसी जॉब करूं जो सेफ हो, परिवार को चला सकूं। इसलिए उन्होंने अकाउंटेंट की एक परमानेंट नौकरी ढूंढी, ऐसी नौकरी जिससे कि वो घर चला सकें, घर की खर्चे चला सकें, परिवार में कोई तकलीफ ना हो। इसलिए उन्होंने अपने ख्वाब को दबा दिए। ऐसे ही दिन चलता रहा। ये बच्चा कोई 15 साल का हो गया और उसके पिता की नौकरी चली गई। नौकरी ऐसी गई कि उन्होंने बहुत कोशिश की, कहीं और उन्हें नौकरी भी नहीं मिली। फाइनली इनका घर भी छूट गया और इन्हें मजबूरन होकर के एक वैन में शिफ्ट होना पड़ा। मजबूरन इस छोटे बच्चे को, जिसकी उम्र 15 साल थी, पढ़ाई छूट गई और इसको एक स्टील फैक्ट्री में मजदूरी करनी पड़ी, नौकरी करनी पड़ी। करता क्या, पिता के पास काम नहीं, घर भी चलाना है। कुछ दिनों तक इसने काम किया और एक बात समझ ली कि सेफ जिंदगी जीने के लिए जरूरी नहीं अपने ख्वाब छोड़ दिए जाएं, क्योंकि आप सेफ जिंदगी जी लें अपने ख्वाब छोड़ के, यह भी जरूरी नहीं। इसलिए अपने ख्वाब को जरूर पूरे कर लेने चाहिए। अपने ख्वाब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे पिता ने अपने ख्वाब छोड़ दिए, हो सकता है उसमें वो ज़्यादा अच्छा कर पाते, क्या पता नहीं भी कर पाते तो आज जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी तो ऐसे भी रहती। इसको बहुत इच्छा थी कि वो कॉमेडियन बने, एक्टर बने। इसने अपने पिता से बताया यह बात। 1 साल तक वहाँ नौकरी करने के बाद जब इसकी उम्र 16 साल की हो गई तो पिता ने कहा कि बेटा, मैं चाहता हूँ तुम अपने ख्वाब पूरे करो, जो मैंने नहीं किया वो तुम करो। फिर होना क्या था, एक क्लब में ले गए और उससे कहा यहाँ कॉमेडी करके दिखाओ, स्टैंड अप कॉमेडी करके दिखाओ। इसने पूरी जान लगा दी मगर कोई नहीं हंसा, कोई भी नहीं हंसा। इसको बड़ा दुख हुआ। इसको लगा कि ये क्या हो रहा है, जो मेरा ख्वाब था मैं उस पर चलना चाह रहा हूँ मगर मैं उस पर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। इसने हार नहीं मानी। इसने कहा मैं और करूँगा, और मेहनत करूँगा, और कोशिश करूँगा, क्योंकि यही मेरी मंजिल है, इसी से मैं अपने मंजिल पे पहुँचूँगा, क्योंकि यही मेरी ड्रीम है। इसने कनाडा छोड़ दिया, अमेरिका शिफ्ट हो गया। वहाँ जाकर के हॉलीवुड में ट्राई किया, कई जगह ऑडिशन दिए, कहीं पर सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत लंबे समय तक रोज हॉलीवुड का लोगो जो अमेरिका में लगा हुआ उसको देखता और सोचता कि लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, विजुअलाइज करता कि लोग मुझे चाह रहे हैं कि मैं उनके यहाँ काम करूँ, उनके फिल्मों में काम करूँ। और इसलिए अपने नाम का एक पोस्ट डेटेड चेक काट दिया $10 मिलियन का, और वही 5 साल बाद का, कि मैं इतने पैसे तो मैं कमा ही लूँगा। होना क्या था, जब आप इस तरह जिद पे अड़ जाते हैं तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है। इस बंदे को पहली फिल्म मिली और इसने उसमें तहलका मचा दिया। फिल्म का नाम था डम एंड ड्रिगर और इस एक्टर का नाम था जिम कैरी। आज यह नाम अनजान नहीं है, मगर इनके स्ट्रगल को हो सकता है लोग ना जाने। ऐसे ऐसे महान काम, ऐसे ऐसे महान स्ट्रगल किए हैं लोगों ने। जरूरी नहीं हो वैज्ञानिक ही हो जिन्होंने स्ट्रगल किए हों, फिल्म एक्टर हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बिजनेसमैन हों, या छोटे छोटे स्टार्टअप करने वाले लड़के लड़कियां हों। ये सब बहुत मेहनत करते हैं और जाकर जब ये मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो लोग इनके नाम को उदाहरण लेकर के सोचते हैं कि इन्होंने बड़ी आसानी से ज़िंदगी पाली होगी। बड़े ताने मार सुनने पड़ते हैं, बड़ी मुसीबतों से ऊपर निकल करके यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। बहुत सारे लोग
इसलिए वह फील्ड चुन लेते हैं कि उनके माँ पिता ये चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और जो भी बनना चाहें उनके पेरेंट्स चाहते हैं, इसलिए वो बनना चाह लेते हैं। मगर उनकी क्या मर्जी होती है, वो क्या बनना चाहते हैं, ना तो उनसे कोई पूछता है, ना उनसे कोई ज़्यादा राय लेना चाहता है। कई बार अपने इच्छाओं को दबा के, अपने माँ पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग इंजीनियर बन जाते हैं और ख़राब इंजीनियर बन के निकलते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि माँ पिता के रिस्पेक्ट मत कीजिए, मैं ऐसा भी नहीं कहता उनके ख्वाब पूरे मत कीजिए, मगर अपने ख्वाब को दबा कर नहीं। क्योंकि अगर उनके ख्वाब पूरे करने के लिए आप अपने ख्वाब को दबा देंगे, उनके ख्वाब पूरे करने के लिए आप इसलिए समझौता कर लेंगे अपने ख्वाब के साथ, तो हो सकता है आप ना तो अच्छे इंजीनियर बने, ना डॉक्टर बने, या जो भी वो लोग चाहते हों और आप वो नहीं चाह रहे हैं, तो आप हो सकता है उतना अच्छा ना कर पाएँ। सर्वाइवल तो कर लें, हो सकता है आप पैसे भी कमा लें, सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा आपके पास। सेटिस्फैक्शन लाना है तो जो करना चाहते हैं वो कीजिए, जो बनना चाहते हैं वो बनिए, उसमें परफेक्शन लाइए। उसमें यदि आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आप एक दिन तहलका मचा देंगे, बदल देंगे ज़माने को। ज़माना वही बदलता है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, अपनी इच्छाओं के हिसाब से चलता है। रोज़ यदि आपको 8-8 घंटे काम करेंगे, 30-35 साल यदि कोई नौकरी कर रहे हैं, और वो नौकरी करें जिसमें आपको करने का मन ही नहीं था, वैसा काम करें जिसमें आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते थे, तो आपको खुद पता है आउटपुट कैसा आएगा, रिजल्ट कैसा आएगा। अपने ख्वाब को पूरा कीजिए, अपने ख्वाब पर आगे बढ़िए और लगे रहिए, मंजिल जरूर मिलेगी अगर आप पीछे नहीं हटेंगे तो। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आज का सेशन। आज मैं जिस शख्सियत के बारे में आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ, उनके काम को आपने जरूर देखा होगा। उनका नाम हो सकता है मैं और आप नहीं जानते हूं, मगर उनके काम को हम ना जानते हो, उनके काम को ना देखा हो, ऐसा नहीं हो सकता। नाम बताए देता हूं पहले, जादव प्यांग मौली। उन्हीं के नाम पर एक नेशनल पार्क का नाम है मौली नेशनल पार्क, जो आसाम में है। आसाम में ही इनका मेन काम जो इन्होंने किया है, असम में ही किया है। बचपन से लेकर अभी तक इनके लगातार संघर्ष जारी हैं। पद्मश्री से सम्मानित हैं और भी वैश्विक स्तर पे अलग अलग पुरस्कार इनको मिल चुके हैं इनके काम की वजह से। इन्होंने किया क्या है उसको मैं डिटेल में बताऊंगा, मगर प्यार से लोग इन्हें फॉरेस्ट मैन बोलते हैं, और इनको फॉरेस्ट मैन की उपाधि मिली कैसे इस पर भी बताऊंगा मैं। भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने इनके काम को देखते हुए, इनके संघर्ष को देखते हुए, इन्होंने अपना पूरा जीवन पर्यावरण के लिए लगा दिया, फॉरेस्ट के लिए लगा दिया, एनवायरनमेंट के लिए लगा दिया। इन्होंने इनका नाम फॉरेस्ट मैन रख दिया और लोग इन्हें अब फॉरेस्ट मैन के नाम से बुलाते हैं। मौली जब छोटे थे, लगभग अपनी बायोग्राफी में खुद बताते हैं, अलग अलग सेमिनार्स करते रहते हैं तो खुद बोलते हैं कि जब मैं 12 साल का था तभी से मुझे जमीन की कटाई, पानी का बहाव, पेड़ का कटना, पर्यावरण को हो रहा नुकसान मुझे बहुत दर्द दे देता था। मैं बड़ी तकलीफ होती थी मुझे ये सब देख करके। इन्होंने सोच लिया था कि मुझे इस राज्य को, इस देश को, इस समाज को, इस पर्यावरण को बचाना है। आसाम में आप जानते ही होंगे बहुत बड़ी नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी इतनी विशाल काय नदी है कि जब वो बहाव में आती है तो जमीन का बहुत बड़ा सिरा काट कर ले चली जाती है। और ये हर साल का यह ड्रामा है। जब ऐसे तो नॉर्मल एक गति से बहती रहती है, मगर जब बरसात का समय आता है तो नेपाल की तरफ से, चीन की तरफ से जब पानी का बहाव छोड़ा जाता है तो ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। बहुत ज़्यादा पानी आ जाने की वजह से बहुत तेज़ी से ज़मीन का कटाव शुरू हो जाता है। तो इन्होंने देखा कि यदि इसी तरह से ज़मीन कटता रहा तो उन्होंने सोचा कि असम कुछ ही वर्षों में, 30-32 साल और लगेंगे, असम खत्म हो जाएगा। या फिर जो टापू हैं छोटे छोटे जिसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत ही सारे प्राकृतिक जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, ऐसे ऐसे प्रजातियां जन्म लेती हैं उसके अंदर, वो सब खत्म हो जाएंगी। तो क्यों ना पेड़ लगाया जाए, पेड़ भी इतना कि सब कुछ बच जाए। गवर्नमेंट से इन्होंने प्रयास किया, सरकारों को बार बार पत्र लिखा, बार बार चाहा, अलग अलग स्वयंसेवी संगठनों से बार बार कांटेक्ट किया और कहा कि हम क्यों नहीं पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाएं। पेड़ लगाएं, सिर्फ पेड़, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति अपने आप बच जाएगी, देश अपने आप बच जाएगा, पर्यावरण अपने आप बच जाएगा, नदी अपने बहाव से बहेगी, हम अपने बहाव से जी पाएंगे।
बहुत संघर्ष किया इन्होंने, मगर कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। सरकार की योजना आई जिसके तहत उन्होंने उस एरिया को, जिधर इन्होंने डेवलपमेंट चाहते थे, डेवलपमेंट के लिए उन्होंने पेड़ लगाने का अभियान चलाया और कुछ टीम बनाई जिसमें मौली भी शामिल थे। 16 साल के मौली ने पेड़ लगाना शुरू किया और तकरीबन 5 साल तक सरकार की वो स्कीम चलती रही। इन्होंने पेड़ लगाते चले गए। इन्होंने अपना खुद का बताते हैं कि मैंने 1000 से ज़्यादा पेड़ उस एरिया में सरकार के परियोजना के तहत, हम लोग 20 वॉलंटियर्स थे, मिलकर लगा रहे थे। तकरीबन उन्होंने 18 से 20 हज़ार पेड़ लग चुके थे। उसमें से बचे कितने सर्वाइव कर पाए, कितने मर गए, सरकार के पास कोई खास आंकड़ा नहीं था, क्योंकि जब पेड़ लगाए जाते हैं तो छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि छोटे छोटे पौधे लगाए गए थे। तो 5 साल तक लगातार पौधे लगाए गए थे और जो पेड़ बनना शुरू हो गया था, मगर उतने से बात बनती नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव जब अपने विकराल रूप में आती है ना, नदी जब अपने विकराल रूप में आती है तो सब कुछ बहा कर ले जाती है। तो इन्होंने कहा कि मैंने वो संघर्ष नहीं छोड़ा। 5 साल के बाद भी लगातार पेड़ लगाता चला गया। पेड़ इतने मात्रा में लगाया कि वो एक जंगल का रूप ले लिया। 360 एकड़ जमीन पर इन्होंने लगातार वर्षों पेड़ लगाते चले गए, पौधे लगाते चले गए। शादी विवाह हुआ इनका, जंगल में ही इन्होंने घर बसा लिया, 2 बच्चे हुए, उनको भी इसी काम में झोंक दिया और सारे परिवार मिलकर के वहां पर बैठ के इन्होंने पेड़ लगाना शुरू किया। 360 एकड़ का एक विशाल जंगल खड़ा कर दिया और उसके अंदर एक से बढ़कर एक जीव जंतु रहने लगे आकर के, और नदी का कटाव रुक गया और धीरे धीरे लोगों की इन पर नजर पड़ी, उस जंगल पर नजर पड़ी। प्रकृति चुप नहीं रहती है ना, प्रकृति तो शोर मचाती है, और जब वो शोर मचाती है तो सबको सुनाई देता है। जो अंधे होते हैं, जो गूंगे होते हैं, जो बहरे होते हैं, मैं किसी खास के लिए शब्द यूज कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट नहीं बोलना चाह रहा उनका नाम, उन सब के कान में जू रेंगा। और उन लोगों ने देखा कि ये क्या हो गया, इतने बड़े एरिया में इतने सारे पेड़। एक डॉक्यूमेंट्री देखी मैंने मौली की। मौली कहते हैं कि मैं जंगल में रहता था, खाने पीने कमाने के लिए एक ही साधन था, दूध बेचता हूं। उनके पास कुछ गाय भैंस हैं जिसको दूध निकालते हैं, दूध बेचते हैं। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री में बताया कई बार ऐसा होता है, अंदर इस जंगल में शेर भी रहते हैं। कई बार शेर या फिर कुछ जंगली जानवर बाहर आ जाते हैं और आकर के मेरे गाय भैंस भी खोल के ले चले जाते हैं और खा जाते हैं, मगर मुझे शिकायत नहीं है, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है उन जानवरों से, क्योंकि उनका वो नेचर है। उनका नेचर मारना है, हमारा नेचर बचाना है। हमारा काम मिलजुल कर रहना है, इस प्रकृति में मदद करना है। उन्होंने बोला अंदर हो ना हो, उसको खाने के लिए भरपेट नहीं मिलता होगा, तभी वो बाहर आने की हिम्मत करता है। अगर उसको अंदर ही सारी सहूलियत मिल जाए तो बाहर क्यों जाएगा। ये सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं है, हम इंसानों पर भी ये चीज लागू होती है। यदि हमें अपने ही प्रदेश, अपने ही राज्य, अपने ही देश में सारे संसाधन, सारे रिसोर्स मिल जाए तो क्यों जाना पड़ेगा हमें। ब्रेन ड्रेन की इतनी बात की जाती है कि हमारा रिसोर्स, हम इतनी मेहनत करके उनको रेडी करते हैं और लोग देश छोड़कर चले जाते हैं, हम राज्य छोड़कर चले जाते हैं, प्रांत छोड़कर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं वो लोग? क्योंकि वहां उतना उनको खाने के लिए नहीं मिल पाता, इसलिए उनको जाना पड़ता है। कोई भी शौक से अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता यदि उसको घर में सबको सहूलियत मिल जाए तो। इसी तरह जानवर भी घर से बाहर इसीलिए आते हैं, अंदर उनको सहूलियत नहीं मिल पाती होगी, ऐसा मौली बोलते हैं। और इस तरह के उन्होंने बहुत सारी उन पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, बहुत सारे काम किए हैं। पद्मश्री तो उन्हें बहुत पहले ही मिल गया था। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स से जाकर के वो बातें करते हैं, जंगल कैसे लगता है इसको बताते हैं, अपने संघर्ष को बताते हैं, अपने तकलीफ को बताते हैं, मगर शिकायत नहीं करते। कहते हैं जो है स्वीकार्य है। हमें भी उनसे यह सीखना चाहिए, जो है स्वीकार्य है। जो कर सकता हूं वो मैं ही कर सकता हूं, जो बदल सकता हूं मैं ही बदल सकता हूं। दूसरों से उम्मीद ना तो मुझे है और ना मुझे करनी चाहिए। कुछ करना चाहते हैं तो अपने बलबूते पे करने की हिम्मत रखिए। नहीं कर सकते अपने बलबूते पे तो दूसरों से उम्मीद मत कीजिए कि काश वो मेरा वो कर दे देता। कोई नहीं देने वाला। आपको अपना भला खुद करना पड़ेगा, फिर दूसरे हो सकता है कि आपका भला करने के लिए आ जाए, मगर जब तक आप अपना भला करने के लिए नहीं उतरेंगे, दूसरे आपके भला करने के लिए कभी भी नहीं आएंगे। मौली और इनके जैसे बहुत सारे लोगों के इतने अनोखे काम हैं, इतने संघर्षपूर्ण काम हैं, इतना जीवन इन्होंने जीवन पर्यंत अपना दे दिया है प्रकृति को, समाज को बदलने के लिए, कि मगर मैं उनके नाम लेने पर उतरूं
तो नाम कम पड़ जाएंगे। लगातार मैं बायोग्राफी सीरीज बना रहा हूं सिर्फ इन्हीं लोगों को याद करने के लिए, इनके काम को याद करने के लिए, आपको लोगों को याद दिलाने के लिए कि भूलिएगा मत इनके संघर्षों को, इनके फेलियर से सीखिएगा और आगे बढ़ते चले जाइएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा हो सेशन। अगर हो सके समय मिले मौली के बारे में थोड़ा डिटेल में और पढ़िएगा, डॉक्यूमेंट्रीज देखिएगा, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं। इनकी समझदारी से हमें भी समझदार बनना चाहिए। चलिए, बहुत ही जल्दी मिलता हूं नए वीडियो नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे। आज मैं आप लोगों से जिनकी चर्चा करने जा रहा हूं, इनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। पिता एक कॉटन मिल में काम करते थे, कई जगह लिखा हुआ है कॉटन मिल चलाते भी थे। इनकी माताजी दूसरों के जूते बनाया करती, जूते का रिपेयर किया करती थीं। ऐसी स्थिति में इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी। 12 साल की उम्र हुई, इनका घर नीलाम हो गया, पिता की फैक्ट्री नीलाम हो गई, इनके पास कुछ भी नहीं बचा। इन लोगों को कई रात ऐसे भी गुजारने पड़े कि इनको खाने के लिए भी कुछ भी नहीं होता था, भूखे ही सो जाते थे। इन्हें लगा ऐसे बात नहीं बनेगी, अपने माँ पिता को मैं इस तरह से नहीं देख सकता। इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं अब कुछ करना पड़ेगा मुझे, मैं अब कुछ करूँगा। इन्होंने भी जाकर के एक मिल ज्वाइन किया, बॉयलर में काम करने लगे, कड़ी मेहनत करने लगे और रात दिन की अपनी तपस्या से इन्होंने अपने आप को पॉलिश किया। जगह जगह भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इन्होंने काम किया। कई बार इन्होंने टेलीग्राम मशीन की कंपनी में काम किया, तो कभी मिल में काम किया, कभी कहीं काम किया, मगर इन्होंने सीखना बंद नहीं किया, इन्होंने आगे बढ़ना बंद नहीं किया। पढ़ते रहे, लगातार पढ़ते रहे। संसाधन घर में नहीं थे तो लाइब्रेरी की मदद ली। जगह जगह लाइब्रेरियों में जाते, बुक लेते, बुक पढ़ते, खूब नॉलेज अर्न करते, नई नई चीज़ें सीखते, नए नए लोगों से मिलते, अपनी इच्छाएं बताते, उनसे नई चीज़ें जानते। एक समय ऐसा आया, इनको किसी ने एक बहुत अच्छी एडवाइस दी। इनके काम करने का तरीका, इनके सीखने की लगन देख करके उसने इनको सलाह दी, तुम क्यों नहीं बिजनेस स्टार्ट करते हो। बस होना क्या था, इन्होंने पूछा क्या करना पड़ेगा मुझे बिजनेस के लिए। उसने कहा $500 का इंतजाम करो और यहाँ यहाँ इन्वेस्ट करो, तुम्हें ग्रोथ मिलेगा। इन्होंने सोचा कि बड़ी अच्छी एडवाइस है और इन्होंने ढूंढा कि पैसे हैं कहाँ, तो इनके पास सिर्फ $50 निकले। बड़े निराश हुए। इनकी माँ को यह बात पता चली। माँ ने अपना घर गिरवी रख दिया, कहा तुम्हारी ड्रीम पूरा करने के लिए यह घर भी निछावर। अपना घर गिरवी रख के उनको $500 दे दिए। कुछ ही दिनों के अंदर में इन्होंने वो पैसे इन्वेस्ट किए और बहुत अच्छा प्रॉफिट आया, बहुत अच्छा बिजनेस करके इन्होंने दिखाया। एक समय ऐसा आया कि इन्होंने एक स्टील कंपनी स्टार्ट कर दी। स्टील कंपनी ने इतना प्रॉफिट दिया कि इनको अब खुशी का ठिकाना नहीं था। इन्होंने सोचा अब माँ को एक नया घर गिफ्ट करूँगा, माँ को जो सारे कष्ट जो उन्होंने झेले हैं उनको फिर से एक खुशहाल ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी दूंगा। मगर इनके माता जी का देहांत हो गया। इन्हें बड़ा दुख हुआ। इनके जो ख्वाब थे वो पूरे तो हो रहे थे, मगर माँ को अच्छी ज़िंदगी दे पाने वाला ख्वाब इनका पूरा नहीं हो पाया। धीरे धीरे इनकी कंपनी बढ़ती चली गई और एक समय ऐसा आया, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी स्टील में बन के खड़ी हो गई, जिसका नाम था कार्नेगी स्टील कंपनी। आज के ज़माने में लोग उसको अमेरिकन स्टील के नाम से जानते हैं। एंड्रो कार्नेगी, ये पूरी कहानी उनकी है। एंड्रो कार्नेगी कोई इतना बड़ा नाम कि जिसने भी यदि थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ा है तो पहली लाइन में ही नेपोलियन हिल एंड्रो कार्नेगी के बारे में बोलते हैं। जब नेपोलियन हिल ने वो बुक लिखी थी थिंक एंड ग्रो रिच, तो उसने 500 से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया था। 500 से ज़्यादा लोगों के हैबिट्स पर उन्होंने वो बुक लिखी थी कि लोग क्या करते हैं, ऐसा क्या करते हैं, किस तरह से सोचते हैं कि ये लोग अमीर हैं और हमें क्या करना चाहिए कि हम भी अमीर हो सकते हैं। बुक बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि उसको आप चाहें तो अमीर कैसे बने इसके बाइबल समझ के पढ़ सकते हैं। एंड्रो कार्नेगी ने जब इनको नेपोलियन हिल के पास पहुंचे थे तो उन्होंने ये बात उनको कही थी कि तुम्हें इस तरह की बुक लिखनी चाहिए। और एंड्रो कार्नेगी को नेपोलियन हिल अपना गुरु भी मानते थे, मेंटर भी मानते थे। बहुत बड़ा नाम कार्नेगी स्टील,
इतना बड़ा नाम कि विश्व भर में लोग उसके नाम के डंके बोलते थे। अभी भी अमेरिकन स्टील को छोटी स्थिति में नहीं है, बहुत अच्छी हालत में है। 65 साल की उम्र में इन्होंने विश्व भर में 2500 लाइब्रेरियां खोली। अमेरिका में तो बहुत सारी लाइब्रेरी इन्होंने खोली ही, क्योंकि ये लोग स्कॉटलैंड से अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। और भी विश्व के अलग अलग कोनों में, अलग अलग जगहों पर जा जाकर उन्होंने लाइब्रेरी खोली कि लोग लाइब्रेरी के थ्रू जो रिसोर्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, जो रिसोर्स परचेज नहीं कर सके, लाइब्रेरी जाके पढ़ें, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बुक्स पढ़े बगैर गुजारा चलना नहीं है। आगे बढ़ना है तो बुक्स ही मदद करेंगी। 65 साल से ज़्यादा जब इनकी उम्र हुई, इनको लगा कि अब मैं खुद बहुत कुछ नहीं कर सकता हूं, तो इन्होंने अपने पूरी संपत्ति का 95% दान कर दिया। दान उसके नाम कर दिया जिसने इनको इस काबिल बनाया था, इस समाज के नाम, इस सोसाइटी के नाम, इस प्रकृति के नाम। उन्होंने कहा इसी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, इन्हीं लोगों ने मेरी मदद की है, इसी समाज को पैसे जाने चाहिए। और इन्होंने दान करके अपनी ज़िंदगी, एक साधारण ज़िंदगी जीने का डिसाइड किया। हमारे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं, विश्व भर के एग्जाम्पलों की कमी नहीं है। मैं उठाने पे आऊँ तो हो सकता है कि 100 सीरीज़ भी बना दूँ बायोग्राफी पे, तो वो भी कम पड़ जाए। मगर हमें सीखना चाहें तो हम 8-10 सीरीज से भी सीख सकते हैं, 1-2 स्टोरी से भी सीख सकते हैं। सीखने का कोई अंत नहीं है। मैं लगातार, आप लोगों को पता ही है, मैं बायोग्राफी सीरीज़ पर काम कर रहा हूँ। लगातार नए नए ऐसे ऐसे लोगों के नाम लेके आ रहा हूँ, ऐसे लोग की कोशिश कर रहा हूँ जिनके नाम मुझे लगता है कि बहुत कॉमन नहीं है। जैसे कि मैंने पीछे निर्मा सीरीज़ किया था, उसके अलावा मैंने और भी कई सीरीज़ की हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पीछे के वीडियोस जाके देखिएगा। कंटिन्यूअसली बायोग्राफी सीरीज़ चल रही है। मैं सिर्फ कहना इतना चाहता हूँ, ये बातें बोल करके, आगे बढ़ना चाहते हो, यदि आप आगे कुछ करना चाहते हो, जीवन में कुछ पा लेना चाहते हो, रुकना मत, घबराना मत, थकना मत, परेशान मत होना। जो कुछ हो रहा है उसको झेलते चले जाओ और रेडी होते चले जाओ। अपने आप को पॉलिश करते चले जाओ, सीखते चले जाओ। आपको मुकाम मिलेगा, मंजिल मिलेगी, आपका गोल आपको मिलेगा, यदि आपने अपना गोल बनाया है तो। यदि आपने ठान लिया है ना जीवन में मुझे कुछ कर लेना है, यदि ठान लिया है कुछ पा लेना है, ठान लिया है यदि पैसे कमा लेने हैं, ठान लिया है कि इस दुनिया को बदल दिखाना है, खुद को बदल देना है, वह कर पाएंगे आप। वो आप कर सकते हैं। कोई आपको रोकने के लिए नहीं आ रहा है, कोई आपको रोक सकता नहीं है। यदि आपने खुद को ठान लिया है कि मैं यह कर कर दिखाऊंगा, मैं यह करूंगा तो जरूर, हो कुछ भी जाए, कुछ भी परिस्थिति हो, भले ही मेरी स्पीड स्लो हो। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है चाइनीज बॉम्बो ट्री का। चाइना के बांस के ट्री, एक पेड़ होता है जिसमें कि उसको जमीन में उसके बीज डाला जाता है तो 5 साल लग जाता है उसको बाहर निकलने में, और एक बार जब निकलता है तो 90 फुट की ऊंचाई पकड़ लेता है। ये बहुत कॉमन बात है, बहुत बार आप लोगों ने इस बारे में सुना होगा, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जा रहा। तो 5 साल की लंबी मेहनत अगर जिस व्यक्ति ने उसको उगाया है, 5 साल तक खाद, पानी, धूप सब कुछ लगा रहा होता है, और जब 5 साल के आसपास पूरे होने वाले होते हैं तो उसमें से जो अंकुर फूटता है विदिन 6 मंथ जाकर के 90 फुट की ऊंचाई पकड़ लेता है। तो क्या लगता है आपको, एक दिन में उतना बड़ा हुआ था क्या? हो नहीं, 5 साल में उसने अपने आप को अंदर ही अंदर इतना प्रिपेयर किया था कि जब उसको बाहर निकलने का मौका मिला तो एक झटके में 90 फुट पकड़ लिया। हमें भी समय लगेगा, हो सकता है किसी को ज़्यादा किसी को कम लगे, हो सकता है आपके मेहनत करने के तरीके पर डिपेंड करे, मगर सफलता तो मिलेगी, ये आप गारंटी मान के चलिए। सफलता मिलेगी, समय जो भी लग जाए। पीछे बस मत हटिएगा, रुकिएगा मत, थकिएगा मत, चलते चले जाइए। जो बनना चाहते हैं बन जाइएगा, जो पा लेना चाहते हैं पा लेंगे। बस बढ़ते चले जाइए। मैं आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। थकिएगा, घबराइएगा मत। कभी ज़रूरत पड़ जाए, मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो मैंने इसमें नीचे ईमेल आईडी अपना दिया है, मेल कीजिए मुझे। जो हो पाएगा मैं मदद करूँगा आप लोगों की। मगर यदि आप मानसिक रूप से परेशान हैं, मानसिक रूप से किसी तरह की तकलीफ़ है, तो मैं आपकी डायरेक्ट मदद नहीं कर सकता। किसी साइकेट्रिस्ट से ज़रूर मिलिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, साइकेट्रिस्ट से मिलने में कोई बुराई नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आज का सेशन। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। एक ऐसा ब्रांड जिसने वर्षों तक भारत में राज किया, लोगों के दिलों में जगह बना के रखी,
लोग इतने कंफ्यूज रहते थे इस ब्रांड को, उनको लगता था कहीं ये अपना ही तो नहीं, इंडियन ब्रांड तो नहीं। इसकी पोजीशनिंग इतनी अच्छी थी कि इसने इस तरह का माहौल बना दिया कि लगा कि यह तो इंडियन ब्रांड ही है। इस ब्रांड का जो जन्म हुआ वो चेकोस्लोवाकिया में हुआ। 1894 में ये ब्रांड जन्म लिया। इस ब्रांड को बनाने वाले जिन्होंने परिवार से मोची थे, बचपन से इन्होंने जूता और जूता बनते हुए देखा था। इनके परिवार के लोग जूता तो बनाते थे, मगर इस तरह से किसी कंपनी को चलाना, कंपनी को बनाना कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। इस व्यक्ति ने इस कंपनी को बनाने का डिसाइड किया सिर्फ 2-3 लोगों के साथ मिलकर, अपने बड़े भाई, अपनी बहन और एक खुद। मिलजुल कर इन्होंने उस कंपनी को एस्टैब्लिश किया, सिर्फ 10 एम्प्लॉय रखे और शूज का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। अब सोच रहे होंगे मैं किस ब्रांड की बात कर रहा हूं। बहुत ही पॉपुलर ब्रांड बाटा। थॉमस बाटा इसके फाउंडर माने जाते हैं। इनके भाई की कुछ ही समय के बाद मौत हो गई। इनकी बहन ने शादी कर ली। इनके पास बिजनेस ग्रो करने के लिए एक उम्मीद खत्म सी हो गई, मगर ये हार नहीं माने। आगे बढ़ने का इन्होंने डिसाइड कर लिया था, तो ये आगे बढ़ते चले गए। इन्होंने पाया कि जो जूता बनाने के लिए जो लेदर चाहिए होता है, लेदर बहुत एक्सपेंसिव है मार्केट में। इस एक्सपेंसिव लेदर के साथ यदि मैं बिजनेस करना चाहूँगा और बिजनेस करता रहूँगा तो हो सकता है मैं मार्केट शेयर खो दूँ। हो सकता है कि मैं उतना बढ़िया ना कर पाऊँ जितना मैं करना चाह रहा हूँ। तो इन्होंने लेदर का अल्टरनेट ढूंढना शुरू किया। लेदर का अल्टरनेट इन्होंने फाइनली ढूंढ लिया और इन्होंने रैगजीन के जूते, कंफर्टेबल जूते और भी डिफरेंट वैरायटीज के जूते इन्होंने मार्केट में लॉन्च किए। वो जूते इतने पसंद किए गए, लोगों ने उसको इतना पसंद किया। एक तो सस्ते होते थे, कंफर्टेबल होते थे और लॉन्ग लास्टिंग होते थे वो जूते। इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, अपना एक्सपेंशन बढ़ाया जाए। मगर इनको यह चीज़ नहीं पता थी एक साथ एक ही बार में बहुत सारे प्रोडक्शन कैसे किया जाए। इसके लिए यूएसए जाके इन्होंने एक सर्टन ट्रेनिंग ली, जाके सीख कर आए कि कैसे काम किया जाता है। इन्होंने उसके बाद तो तहलका ही मचा दिया, अपने छोटे भाई बहनों को इस बिजनेस में ऐड कर लिया और जगह जगह विश्व भर में अपने ब्रांड की स्टोर्स खोले, प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ाया। एक समय ऐसा आया जब वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हो गया था। वर्ल्ड वार 1 के स्टार्ट होते ही इनके प्रोडक्ट की डिमांड सर्टेन लेवल पर बहुत तेजी से बढ़ी, क्योंकि इन्हें वर्ल्ड वार के सैनिकों के लिए जूता बनाने का ऑर्डर मिल गया था। होना क्या था, इतना तेजी से ग्रो इस बंदे ने किया, इस कंपनी ने किया कि लोग देखते रह गए। इसके पहले ही इन्होंने बटसुकी नाम का एक जूता लॉन्च किया था जो कि फॉर्मल शूज था। अभी तक इतना सिंपल फॉर्मल शूज किसी और कंपनी ने लॉन्च ही नहीं किया था, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा उसमें भी ग्रो मिला था। वर्ल्ड वार के जूते बनाने के जब इन्होंने शुरुआत की तो इनको शुरू में तो दिक्कत आई, मगर जब इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया, मोर देन 60% एम्प्लॉइज उन्होंने बढ़ाए और जमकर प्रोडक्शन किया और सारी डिमांड इन्होंने बहुत जल्दी फुलफिल कर दी। मगर एक समय ऐसा आया, वर्ल्ड वार खत्म हो गया, डिमांड डाउन हुई। इनके पास भी इतने सारे एम्प्लॉयज को रख करके उनको सैलरी दे पाना, उनके साथ उसी स्पीड में प्रोडक्शन स्टार्ट रखना पॉसिबल नहीं था। इनको समय नहीं आया कि ऐसे सिचुएशन में करें क्या। इन्होंने बहुत ही रिस्की एक डिसीजन ले लिया। इन्होंने कहा मेरे सारे जूतों के रेट 50% मैं कम कर देता हूं। होना क्या था, डिमांड फिर से बहुत तेजी से हाई हुई इनकी। इतना सस्ता जूता, इतनी अच्छी क्वालिटी का जूता, इतने बड़े ब्रांड का जूता अगर आपको 50% सस्ता मिल रहा हो तो कौन नहीं लेना चाहेगा। बस इस डिसीजन से इनका मार्केट शेयर बढ़ता चला गया, इनका डिमांड बढ़ती चली गई और इन्होंने एम्प्लॉयज़ को कन्विंस किया कि अपनी सैलरी कम करें। इस मुसीबत के टाइम पर अगर वो सैलरी कम कर लेते हैं तो वो लोग आगे बढ़ने में उनको ईजी होगा। एम्प्लॉयज़ भी बिल्कुल साथ हो गए उनके। उन्होंने अपनी सैलरी 40% डाउन करने के लिए रेडी हो गए। सारे एम्प्लॉयज़ की उन्होंने अपनी सैलरी डाउन की। अगर आपके एम्प्लॉयज़ आपके साथ हैं, आपके विज़न, आपके मिशन के साथ आपका एम्प्लॉय भी जुड़ा हुआ है,
तो ज़्यादा समय नहीं लगता आपको ग्रो करने में। मगर एम्प्लॉय कुछ और सोच रहा है, वो अपना ग्रोथ सोच रहा है, आप अपना ग्रोथ सोच रहे हैं, तो आप ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाएंगे। आज के बिजनेस सिनारियो में यही हो रहा है। जो मालिक होते हैं वो अपना ग्रोथ देख रहे होते हैं, एम्प्लॉय अपना ग्रोथ देख रहा होता है, जॉब यहाँ कर रहा होता है, साथ ही साथ दूसरी जगह जॉब सर्च कर रहा होता है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है वहाँ से, उस जगह से सेटिस्फाइड नहीं है, सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं है। तो ऐसे में ना तो कंपनी बहुत ग्रो करती है, ना एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं। इसके बाद इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंशन करते चले गए और आज इनका विश्व में 70 देशों में बाटा के स्टोर्स अवेलेबल हैं। आज इनका शोरूम जो है स्विट्जरलैंड में भी है और हेड ऑफिस भी इनका स्विट्जरलैंड में ही है। विश्व भर में पसंद किया जाने वाला बहुत ही सिंपल ब्रांड, बहुत ही वाजिब रेट में मिलने जाने वाला ब्रांड और अपने जैसा लगने वाला ब्रांड, थॉमस बाटा ने इस ब्रांड को बनाया और हम सबके दिलों पर राज किया, वर्षों राज किया। आज भी भारत में बाटा को लोग सम्मान से नाम लेते हैं। हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। कई बार हमें टफ डिसीजन लेना पड़ता है, कई बार हमें डिसीजंस इतने मुश्किल लेने पड़ जाते हैं कि हमें लगता है कि इससे हमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मगर जीवन में आगे बढ़ना होता है तो डिसीजंस तो टफ लेना ही पड़ता है और डिसीजन तो टफ लेना ही चाहिए। यदि एक बार आपने डिसीजन टफ नहीं लिया, कोई रिस्की डिसीजन नहीं लिया, तो जीवन भर पछताते रह जाएंगे, काश मैं उस समय एक रिस्की डिसीजन ले लिया होता। मैंने अभी आपको एक बात बोली एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के संबंध की। बहुत सारी कंपनीज वर्ल्ड वाइड ऐसी हैं जिसमें कहते हैं एक बार एंटर कर जाओ तो एग्जिट है ही नहीं, उनकी पॉलिसी ही नहीं है फायर करने की। बहुत सारी कंपनीज मैं जानता हूं जो कि इस कोरोना पेंडेमिक के टाइम पर अपने कॉस्ट निकालने के लिए, अपने प्रॉफिट निकालने के लिए, अपने आप को सस्टेन करने के लिए लोगों को फायर कर दिया है। बहुत सारे लोगों को उनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है क्योंकि कंपनीज नुकसान में थी। क्या कंपनीज उन एम्प्लॉयज़ की वजह से नुकसान में थी या अपनी पॉलिसीज़ की वजह से नुकसान में थी, मैं इसमें जाना नहीं चाहता। अगर वो एम्प्लॉयज़ उनके लिए नुकसानदेह थे तभी तक उन्होंने हायर ही क्यों किया था, उनके साथ चल ही क्यों रहे थे। कहते हैं किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय उनका एसेट होना चाहिए, मगर कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्टिव एम्प्लॉय आपका एसेट होना चाहिए। कई कई लोग 8-8 साल 10-10 साल से किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं। यदि वो प्रोडक्टिव नहीं थे तो आपने 10-10 साल उनको ढोया ही क्यों, और यदि वो प्रोडक्टिव थे तो इस समय अपना कॉस्ट बचाने के लिए आपने उनको ही क्यों निकाल दिया। बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, लीडरशिप के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं जाऊंगा और उलझूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मगर एक बात समझनी चाहिए एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी, जब सिचुएशन टफ हो तो अपनी कंपनी को अपना समझिए। कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप काम कर रहे हैं या आपने खुद की कंपनी चला रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आपको थॉमस की बायोग्राफी थोड़ी डिटेल में पढ़नी चाहिए, सीखना चाहिए वो कैसे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बिहेव किया करते थे, क्या उनके स्ट्रैटेजीज होती थी, कैसे उन्होंने लॉस हो रही कंपनी को प्रॉफिट में लाया और कैसे कन्विंस कर दिया किसी व्यक्ति को कि अपनी सैलरी कम कर दे। बहुत मुश्किल डिसीजन है, इस समय लेने की ज़रूरत है। इस पेंडेमिक के टाइम पर यदि किसी ने गलत डिसीजन लिए हैं, बहुत सारी कंपनीज ने, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने, उनको इसका पछतावा बाद में भले ही हो, मगर वर्तमान में जिसके साथ आपने वो डिसीजन ले लिया है उसका तो वर्तमान आपने ख़राब कर दिया है। थोड़ा सोचिए, थोड़ा संभलिए और सेविंग थोड़ी से स्टार्ट करना शुरू कीजिए। यदि आपके पास अभी भी जॉब है या आपका बिजनेस ठीक चल रहा है, सेविंग पर बिल्कुल ध्यान रखिए और फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए एक फिक्स्ड डेट तय कर दीजिए और हो जाइए फिनेंशियली इंडिपेंडेंट। एक्टिव इनकम पे कभी भी भरोसा मत रखिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आज का बायोग्राफी। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ, सच्ची कहानी किसी व्यक्ति के जीवन से रिलेटेड। ये लड़का अपने घर से संघर्ष करके, अपने पिता से लड़ के घर से निकला कि मैं हॉलीवुड में अपना करियर बनाऊंगा, मैं फिल्म में ही अपना करियर बनाना चाहता हूँ। पिता ने बहुत समझाया, बेटा वो फील्ड हमारे लिए नहीं है, हम जैसे साधारण लोगों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि वहाँ 200 प्रोजेक्ट आते हैं, 50,000 लोग लाइन में खड़े रहते हैं। इसने कहा नहीं, मैं तो जाऊँगा तो हॉलीवुड में ही जाऊँगा और मैं वहीं अपना करियर बनाऊँगा। वो निकल गया घर छोड़ करके हॉलीवुड के लिए, यूएसए पहुँच गया।
वहाँ जाकर के उसने सच्चाई देखी, उसने देखा जो उसके पिता बोलते थे वो ज़्यादा सच था, उसको तो असलियत का पता ही नहीं था, क्या है रियल में यहाँ की कहानी, उसको वहाँ जाने के बाद समझ आई। लंबे संघर्ष करने के बाद उसने फाइनली एक इंडस्ट्री में नौकरी पा ली। वहाँ पर हेल्पर की नौकरी या दूसरी तरह की और भी नौकरी, साफ सफाई का काम करना वहाँ शुरू कर दिया। लंबे समय तक यही चलता रहा, मगर कोई काम नहीं मिला। बहुत जगह जगह उसने ऑडिशन भी दिए, जगह जगह उसने अप्रोच किया, मगर किसी ने उसको काम नहीं दिया। किसी ने उसको फिल्म में तो लेना बहुत दूर के बाद, फिल्म से बहुत दूर भी रखा। इसको कुछ समझ नहीं आया, इसकी उम्र भी लगातार निकलती चली जा रही थी। पिता की बात इसको बार बार इसके दिमाग में कौंधती थी, मैं कहाँ चला आया, क्यों मैंने जिद किया, अब मैं जाऊंगा तो जाऊं कहाँ। घर वो लौटना नहीं चाहता था। लगभग उसकी उम्र 30 साल हो गई थी और उसने अब सोचा अब इस उम्र में मुझे शादी कर लेनी चाहिए। उसने अपने कॉलेज के ही, अपने स्कूल के ही एक पुरानी फ्रेंड से शादी कर ली। शादी हुई और चीज़ें सुधरी नहीं। इसको काम नहीं मिल रहा था, इसको किसी भी इंडस्ट्री में कुछ मिलने को तैयार नहीं था, कोई इसको अपने अंदर लेने को रेडी नहीं था। फिल्म तो बहुत दूर के बाद दूसरी कंपनीज भी इसको नौकरी को रखने को तैयार नहीं हो रही थी। फाइनली इसकी वाइफ ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद जॉब करूं, और उन्होंने जॉब करना शुरू किया। उधर वो जॉब करती रहीं और घर का खर्चा चलना शुरू हुआ। इसी बीच में इनका एक बेबी भी हुआ और फाइनली इनको पूरी तरह से घर पर कंसंट्रेट करने के लिए मजबूर हो गए। उधर वाइफ कमाती और एक घर में पूरी तरह से घर को संभालते थे। महीनों वर्षों इसी तरह से चलता रहा। एक समय ऐसा आया, इनके ससुराल वालों ने इन पर ताना कसना शुरू कर दिया। कहा कि तुम घर में पड़े रहते हो और तुम्हारी बीवी कमा कर लाती है, ये कैसे चलेगा, ये क्या तरीका है जिंदगी चलाने का। इनको बहुत बुरा लगा। इनको इतना बुरा लगा कि इन्होंने एक कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया, कंप्यूटर सीखा और पास में ही एक यूनिवर्सिटी या स्कूल में जाकर के इन्होंने कंप्यूटर पढ़ाने का डिसाइड किया। वहाँ इनका सिलेक्शन भी हो गया, क्योंकि कंप्यूटर उस समय एक नई चीज़ थी। कंप्यूटर नई चीज़ होने की वजह से लोगों ने इनको हायर कर लिया। जब वो डिसाइड कर चुके थे कि अब मैं कंप्यूटर पढ़ाऊंगा बच्चों को यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में, इनकी वाइफ ने इनको टोका। इन्होंने कहा आज मेरे पेरेंट्स ने तुमको कुछ बोला है, कल दुनिया बोलेगी। लोगों के बोलने का तुम्हें यदि इतना फर्क पड़ता है तो तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम अपनी ड्रीम याद करो, तुम अपना गोल याद करो, तुम किस लिए आए थे यूएस से। तुम क्या कंप्यूटर पढ़ाने के लिए यहाँ आए थे? नहीं, तुम आए थे यहाँ पर इंडस्ट्री में काम ढूंढने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए। तुम एक्टर बनने के लिए आए थे, तुम डायरेक्टर बनने के लिए आए थे। उसको ये बात बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा मैं अब ये काम नहीं करूँगा। इन लोगों ने अपने ही लेवल पे एफर्ट करके कैमरा वगैरह अरेंज किया, अपने सेल्फ प्रोडक्शन करके एक फिल्म लॉन्च की और खुद उसमें वो हीरो बने। उन्होंने उस फिल्म को डायरेक्ट किया और भी बहुत सारी जो भी उनके बेसिक रिक्वायरमेंट थी सारी पूरी की, और उन्होंने अपने लेवल पर एक मूवी शूट किया, मूवी लॉन्च की और मूवी ज़बरदस्त हिट हुई। बहुत पसंद किया लोगों ने। इन्होंने दूसरे प्रोजेक्ट पे हाथ लगाया, दूसरा प्रोजेक्ट भी होम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके इन्होंने लॉन्च किया और वो भी बहुत अच्छा हिट हुआ। होना क्या था, 2 लगातार प्रोजेक्ट के हिट होने के बाद लोगों की नज़र पड़ी इन पे और लोगों ने इनको अप्रोच करना शुरू किया। अप्रोच एज ए एक्टर नहीं किया, अप्रोच एज ए डायरेक्टर किया कि आप हमारे फिल्म के लिए डायरेक्ट कीजिए। इनको यह बहुत अच्छा लगा। इन्होंने सोचा कि चलो मुझे इंडस्ट्री में काम मिलना शुरू हुआ और एक से बढ़कर एक बड़े प्रोजेक्ट्स पर इन्होंने काम किया। एक से बढ़कर एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करके उन्होंने अवार्ड जीते। ऑस्कर तक भी कई बार इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीते। इनका नाम था एंग ली। मैं इनके बड़े बड़े काम का कुछ उदाहरण दे देता हूं। कैचिंग टाइगर, हैचिंग ड्रैगन, समथिंग इस तरह का एक नाम था। बहुत बड़े स्केल पर इसने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया था। ये इंडियन बेस एक मूवी बनाई थी जिसमें था तो यूएसए से बनी हुई मगर इंडियन स्टोरी थी, लाइफ ऑफ पाई। इसके डायरेक्टर भी ये खुद ही थे। ऐसे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जिस पर इन्होंने हाथ लगाया और उसने ऑस्कर जीते, इनके नाम के चर्चे होने लगे। मैं ये कहानी आपको सिर्फ ये बताने के लिए कर रहा हूं, वक्त लग सकता है, आपकी गोल हो सकता है इतना बड़ा हो कि आपको वहां तक पहुंचने वक्त लग सकता है। अपने आसपास कुछ ऐसे जो लोग जरूर रखिएगा जो अब आप टूटने लगें, जब आपको लोग ताने मारने लगें तो आपको संभालने के लिए, समझाने के लिए, बचाने के लिए वो आपके पास हों।
आपको मोटिवेट करें, आपको हिम्मत दें, आपको टूटने ना दें। जीवन इतना भी आसान नहीं है। लक्ष्य बना लेना तो बहुत आसान है, उसको पाना, वहां तक पहुंचना और लक्ष्य पर काम करना इतना भी आसान नहीं है। मगर जो लोग हार नहीं मानते, जो लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं और जो लोग ये ठान लेते हैं पाऊंगा तो यही पाऊंगा, तो उनको वो चीज़ मिल ही जाती है। यूनिवर्स भी जब आपका लक्ष्य बहुत बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा, तो यूनिवर्स आपको बार बार टेस्ट करती है, बार बार आपसे सवाल करती है, बार बार आपसे जानना चाहती है आप इस काबिल हो कि आप वहां पहुंच पाओगे। वहां पहुंच गए तो वहां सरवाइव कर पाओगे, और वहां सरवाइव कर लिए तो आपके अंदर कहीं घमंड तो नहीं आ जाएगा, और दूसरे लोगों के लिए आप उदाहरण बनने की जगह दूसरे लोग आपसे घृणा तो नहीं करने लगेंगे। ये कहानियां इस तरह की कोई इकलौती कहानी नहीं है। इस तरह के जीवन की कहानियां मैं लगातार अब आपको सुनाता रहूंगा अपने आने वाले वीडियोस में। लगातार मैं अब लोगों के जीवन से रिलेटेड ही, लोगों के स्ट्रगल को रिलेटेड ही सच्ची घटनाएं सुनाना शुरू कर रहा हूं, आने वाले एपिसोड्स में भी, आने वाले वीडियोस में भी। मुझे इसी तरह से सपोर्ट जिस तरह से आप लोग करते हैं करते रहिए, और मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नई एनर्जी, नई उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। बिजनेस अलग अलग तरीके से किया जाता है। कुछ लोग क्वांटिटी पे खेलते हैं, कुछ लोग क्वालिटी पे खेलते हैं। कुछ लोगों का ये टारगेट होता है कि मुझे बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस को टारगेट करना है, अपना रेट हाई रखना है, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छा रखना है और लिमिटेड लोगों के साथ ही बिजनेस करना है। मेरे फिक्स्ड कस्टमर है, मैं इसी सेगमेंट को टारगेट करना चाहता हूं। मगर मेजर बिजनेस जो किया जाता है वो किया जाता है बल्क पे, कि खूब सारा प्रोडक्ट बेचेंगे, खूब सारा बेचने पर प्रॉफिट जो मार्जिन कम हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत कम प्रॉफिट पर माल को बेचा जाता है, और टारगेट ऑडियंस जो होते हैं बहुत बड़े ऑडियंस को लिया जाता है और उनको टारगेट बना करके प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। मैं आज जिस कंपनी के बारे में और जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं वो उसी सेकंड फिलॉसफी पे चलने वाले व्यक्ति हैं, जिनका मानना था कि 6 कुर्सी बेचने से अच्छा है 60 कुर्सियां बेची जाएं और उसका रेट कम रखा जाए, प्रोडक्शन का कॉस्ट डाउन करके ओवरऑल सेल अपना बढ़ाया जाए और अपना मार्जिन बढ़ाया जाए, प्रॉफिट बढ़ाया जाए। कंपनी का नाम मैं लास्ट में बताऊंगा, थोड़ा सस्पेंस रखना चाह रहा हूं। बहुत सारे लोग होंगे जो इस कंपनी को जानते होंगे, मैं कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज तक नाम तो जरूर सुना होगा, मैं पता नहीं होगा ये बनाती क्या है। कहानी ये स्वीडन से शुरू होती है। छोटा बच्चा जिसका जन्म स्वीडन में हुआ, 1926 के आसपास का इनका जन्म माना जाता है। ये एक खास बीमारी से ग्रसित थे, डिस्लेसिया नाम की एक इनको बीमारी थी। 5 साल की उम्र के हुए तब इनके पेरेंट्स को पता चला। ये थोड़े आलसी किस्म के थे, इनके पिता का मानना था, बहुत लेट से उठते थे, बार बार इनको ताने सुनने पड़ते थे। पिता ने इनको, बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं थी उनके पास, पिता के पास अपना एक छोटे से खेत में वहीं खेती करते थे, वहीं रहते थे। पिता जंगल जाया करते थे, जंगल से लकड़ियां काटते थे, कुछ लकड़ियां ले आते थे, पत्ते ले आते थे, उनको बेचा भी करते थे। इनकी उम्र लगभग 6 साल की हुई, उस बीमारी का इलाज शुरू हुआ और ये साथ में स्कूलिंग भी करने लगे और अपने पिता के साथ जंगल भी जाने लगे। पिता नहीं चाहते थे कि वो जंगल जाएं, मगर उन्होंने जिद किया कि नहीं, मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगा। तो जंगल जाते थे, फॉरेस्ट जाकर के वहां से वो लंबे लंबे सरकंडे उठा के लाते थे और उनको आकर के वो शार्प करके उससे कलम बना लेते थे और उस कलम को स्कूल में और अपने आसपास के लोकेलिटी में सेल करने चले जाते थे। धीरे धीरे क्रम चलता चला गया। 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, इनकी उम्र बढ़ती चली गई। इन्होंने सरकंडे के जगह दूसरी चीजें, कई बार कुछ और लकड़ी ला करके उसको बेचना शुरू किया। बाद में इन्होंने माचिस बेचने का काम शुरू किया। माचिस के लिए लकड़ियां लाते, उसको माचिस के रूप में बदलते और आसपास के गांव में साइकिल से जा करके, आसपास के लोकेलिटी में साइकिल से अपने कैरियर में भरते और उसको बेच के आते। उम्र हुई 11-12 साल के हुए, इन्होंने अपना काम थोड़ा सा और बढ़ा दिया, मगर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था। फिलॉसफी वही थी, बेचना खूब है, मार्जिन डाउन रखना है और सेल पर ज्यादा फोकस करना है। 17 साल की उम्र हुई, बीमारी पर बहुत हद तक इन्होंने कंट्रोल कर लिया अपने, मगर कुछ चीज़ें तो थी वो सी रह गई। पिता ने इनके, जब इन्होंने अपना 12th कंप्लीट किया, जब ये 17-18 साल के हो गए, तो उन्होंने इनके हायर स्टडीज़ करने के लिए कहा कि आप करो, मैं आपको पैसे की कुछ मदद करूंगा। उन्होंने कुछ गिफ्ट में उनको पैसे भी दिए, वो ऐसा अपना बताते हैं, मगर उनको पढ़ने में कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो हमेशा से उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, मुझे बिजनेस करना है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे लोगों को ऐसी चीज़ देनी है, ऐसा सॉल्यूशन देना है जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ ऐसा करके देना है कि लोगों को उसका सॉल्यूशन मिल जाए। जब आपके पास, आपने ठान लिया हो कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है, तब तो आप बिजनेस में सक्सेस कर ही लेंगे। क्योंकि अमीर होने की पहली फिलॉसफी यही कहती है, प्रॉब्लम जो है ना एनवायरनमेंट में, प्रॉब्लम जो है लोगों को, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए और सॉल्यूशन को सेल कीजिए, आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा।
ओला उबर की कहानी भी आपको पता ही है ना, ओला उबर ने क्या किया था, ये जो टैक्सी एजेंसीज का क्या था, गराज टू गराज का सिस्टम होता था। इन लोगों को लगा ये सिस्टम बहुत ही पुराना है, या फिर जाकर के रोड साइड जाकर के टैक्सी पकड़नी पड़ती थी, हाथ देना पड़ता था, कोई जाने को तैयार होता था, कोई नहीं होता था। घर बैठे ऐप दे दिया और आपके घर पे ओला उबर आ जाती है, आपको जहां जाना होता है, सिर्फ जहां जाना होता है वहीं तक के पैसे देने पड़ते हैं। तो सॉल्यूशन ढूंढा था, वही सॉल्यूशन इन्होंने ढूंढा। इन्होंने फाइनली 17 साल के बाद अपने फर्नीचर बनाने का काम शुरू किया, बड़े पैमाने पर तो नहीं, छोटे पैमाने पर, क्योंकि इनके पास पैसा कम था, लागत ज़्यादा नहीं लगा सकते थे, और सस्ती कीमत पर फर्नीचर सेल करना शुरू किया। प्रोडक्शन काफ़ी हाई रखा। इस चक्कर में इनको स्वीडन की जो एजेंसीज थी, जो लोग और भी लोग जो फर्नीचर बनाते थे, उन लोगों ने इनका जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा तुम तो हमारा मार्केट ही खा जाओगे, तुम्हारा सारा सेल बर्बाद कर दोगे, तुमने इतने सस्ते फर्नीचर लॉन्च करी, तुम इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते हो और हमारे उसकी वजह से हमें नुकसान होता है। इनके पास जो कारीगर थे, इनके पास जो लोग इनको मदद करते थे उस काम को करने में, इनके पास जो सप्लायर थे, उन लोगों ने कन्विंस किया, बाकी देश के अलग अलग व्यापारियों ने, और इनके पास सामान पहुंचाना ही बंद करवा दिया, इनके पास सप्लाई बंद करवा दी। इन्होंने उसी टाइम पर एक फोल्डिंग फर्नीचर का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, जिस कॉन्सेप्ट को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया था कि इसकी डिमांड इनकी हमेशा हाई रहती थी। मगर जैसे ही इन्होंने देश के अंदर विरोध हुआ इनको लगा काम तो बंद कर नहीं सकता, क्योंकि जीवन में करना ही यही है, करना ही बिजनेस है, कर देना ही सॉल्यूशन है। इन्होंने दूसरे देशों में घूमना शुरू किया और लोगों से बातचीत की और विदेशों से सप्लायर ढूंढ लिए, अलग अलग देशों से, और सस्ते रेट में और अच्छी क्वालिटी के सप्लायर्स मिल गए, और वहां से इन्होंने इंपोर्ट करना शुरू किया। और करते करते इन्होंने 1956 के आसपास इन्होंने अपना पहला शोरूम लॉन्च किया, और लगातार इन्होंने अपने शोरूम लॉन्च करते चले गए। विश्व के आज लगभग माना जाता है हर देश में इनके शोरूम्स हैं। मैं जिस ब्रांड का नाम ले रहा हूं वो ब्रांड है आइकिया। आपने आइकिया के पोस्टर्स देखे होंगे, पीले रंग का एक लोगो होता है और ब्लू कलर के ऊपर चिपका होता है। ये कहते हैं ब्रांड जो है, मेरे नाम के शुरू का 2 अक्षर और मेरे गांव के शुरू का 2 अक्षर, उसको बना के मैंने इसका नाम रखा है। करता क्या है आइकिया, अगर आपको नहीं पता है थोड़ा मैं ब्रीफ में बता देता हूं। फर्नीचर सेल करता है। फर्नीचर कैसे? एक बार आपके मन में कोई फर्नीचर लेने का आए तो आपके मन में क्या चलता है? हैवी, बड़ा बड़ा उठाकर लाना मुश्किल, उसका ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट लगेगा, जाकर के चुनना पड़ेगा। आपके पास वैरायटी ऑफ फर्नीचर के ऑप्शंस देते हैं। कैसे फर्नीचर? फोल्डिंग फर्नीचर। गाड़ी में जाइए, आपको फर्नीचर वहां पर पसंद कीजिए, वहीं पर आपको पैक करेंगे, आपकी गाड़ी के अंदर, आपकी डिक्की में या ऊपर करियर में रख के देंगे आपके, और अपने घर में लाइए। इंस्टॉल करने का एक प्रोसेस सिखा दिया जाएगा आपको, या कैटलॉग दे दिया जाएगा कैसे कैसे इंस्टॉल करना है उसको, और आकर के उसको आप असेंबल कर लीजिए। सॉरी, मैंने इंस्टॉल बोला, उसके लिए असेंबल कर लीजिए। आपको बना बनाया फोल्डिंग फर्नीचर घर में, देखने में सुंदर, रेट कम और ईजी टू कैरी, और आसानी से लोगों की नजर में चढ़ने वाला, इतना ज्यादा सुंदर फर्नीचर होता है। तो इनका कॉन्सेप्ट जो है, लोग जब भी अपने शोरूम खोलते हैं तो शहर के बीच में नहीं खोलते, दूर खोलते हैं शहर के, थोड़ा सा बाहर निकल के, क्योंकि वहां लैंड के कॉस्ट कम होता है, वहां पर इनको रेंट कम देना पड़ता है, वहां स्पेस ज्यादा होता है, गाड़ियां ज्यादा पार्क हो पाती हैं, प्रोडक्ट ज्यादा रख पाते हैं और स्टॉक हैवी रख पाते हैं, क्योंकि पूरा मार्जिन का खेल है इनका। गुड़गांव में भी एक शोरूम खोला जा रहा है इनका, हैदराबाद में, इंडिया में ऑलरेडी एक शोरूम है। अब विश्व के किसी भी देश में चले जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आइकिया के शोरूम। तो मुझे जहां तक पता है, इन्होंने अभी जो रिसेंट इन्होंने अपना जो लॉन्च किया था, 84 कंट्रीज में इनके अभी तक शोरूम्स खुल चुके हैं। कुछ दिन पहले तक 58-59 का इनके पास लिस्ट था, जो अपडेट कर दिया है इन लोगों ने अपने वेबसाइट पे। इनके पास 1.25 लाख या 1.5 लाख के आसपास एम्प्लॉइज इनके अंदर काम करते हैं, इस ब्रांड के अंदर काम करते हैं। पूरा कहते हैं कि जिस एरिया में अपने फर्नीचर का स्टोर खोल देते हैं, उसके आसपास के शहरों में फर्नीचर की दुकानें बंद हो जाती हैं, क्योंकि उनको कंपीट कर पाना, उनके टक्कर की क्वालिटी दे पाना, उनके जैसा प्रोडक्ट बना पाना किसी के बस की बात नहीं होती है। एक ऐसा लड़का जो एक बीमारी से ग्रसित था, एक ऐसा लड़का जिसने गरीबी देखी है, एक ऐसा लड़का जिसने वो कष्ट देखे हैं, माचिस बेचे हैं, पेन बेचा है। बीच में इन्होंने कुछ समय के लिए रिफिल वाले पेन, फाउंटेन पेन एक होता है रिफिल वाला पेन, तो रिफिल पेन भी इन्होंने बेचा था। इसका भी अपनी बताते हैं कि 17 साल की उम्र के पहले इन्होंने वो पेन भी बेच लिया था। वो भी एक नया प्रयोग था, आज तक कभी इस तरह का पेन किसी ने मार्केट में कभी लॉन्च ही नहीं किया था। तो इस तरह के अलग अलग प्रयोग, अलग अलग तरह के काम इनके द्वारा किए गए हैं और किए जाते हैं। हम लोग तो जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जो लोग पूरी तरह से एक्टिव हैं, पूरी तरह से कोई भगवान उनको कोई बीमारी और कोई कष्ट नहीं दिया है, वो लोग यदि शिकायत करते हैं ना कि मेरा भाग्य खराब है, मुझे यह नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तो उन लोगों को इन लोगों की कहानियां सुननी चाहिए, इन लोगों के बायोग्राफी से सीखना चाहिए कि इन लोगों को तो ईश्वर ने चुनकर भेजा था कि तुम्हें मैं ये बीमारी दे रहा हूं, अब देखता हूं तुम इससे कैसे लड़ते हो। और तो इन लोगों ने अपने आप को प्रूव करके देखा है, उसको जवाब दिया कि देखो तुमने मुझे कष्ट दिया, मैंने इसी को आपका सॉल्यूशन ढूंढ लिया। हमें भी
हार नहीं माननी चाहिए, हमें भी बड़ा करने के लिए हमेशा कोशिश करना चाहिए। छोटे छोटे कष्ट, छोटे छोटे समस्याएं, तो हो सकता है ईश्वर हमें सिर्फ इसलिए हमें उसने दे दिया हो कि आपको घमंड ना आ जाए कि आपके पास सब कुछ है और आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उसने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने का कोशिश करने के लिए आपको समस्या हो सकता दी हो सकता है सॉल्यूशन चाह रहे हो उसका आप ढूंढ लें और उसका सॉल्यूशन निकाल करके आप दुनिया को भी उस सॉल्यूशन से और उस प्रॉब्लम से निजात दिलवाएं। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छी लगी होगी इनकी स्टोरी। IKEA यदि आप नहीं सुना हो कोई ब्रांड तो सर्च कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इनके प्रोडक्ट्स देख करके, ऑनलाइन में इनके प्रोडक्ट देखने पर उतरी तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा सेशन। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।